एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिर से एनसीईआरटी क्लास छठी से लेकर क्लास +2 तक की जो सीरीज चली हुई है फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस, ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं और ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो आज है लेक्चर नंबर 16। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने कीमती सुझाव ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इससे बेटर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ये क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन इससे क्वेश्चन निकाले, क्योंकि मैं खुद प्रशासनिक सेवा की तैयारी करी है। उसके अलावा स्टेट पीसीएस के और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे दिए, तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर 100 क्वेश्चन आते तो 90, 80, 90, 95 तक क्वेश्चन आपको इसमें से ही मिल जाएगा। आप खुद किताब उठा के देख लेना। मैंने लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जहाँ से भी बनते हैं वहाँ से भी पिक किए हैं। अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी, क्वेश्चन आंसर ये सारे कर लो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 16। तो टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का बांग्लादेश में व्यापार। क्वेश्चन नंबर 1001 है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ बनी थी? इसका उत्तर है पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे बनी थी। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ बनी थी? उत्तर है पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे बनी थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंपनी के कामगारों को क्या कहा जाता था? तो फैक्टर कहा जाता था। ब्रिटिश कंपनी के कामगारों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर किसे कहा जाता था? ब्रिटिश कंपनी के कामगारों को। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल शासक को मना लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान दे? औरंगजेब। तो किस शासक के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज कराया था? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना कि औरंगजेब के समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का किसने विरोध किया था? यह विरोध करना, ठीक है, विरोध किसने किया था? इसका उत्तर है बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने, क्योंकि इससे बंगाल में कर जो है कम हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का किसने विरोध किया था? बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने, क्योंकि इससे बंगाल में कर कम हो गया था। अगला प्रश्न है, मद्रास से सामान लाती नाव के चित्र किसने बनाए थे? तो इसका उत्तर है विलियम सिम्पसन, 1867 में। मद्रास से सामान लाती नाव के चित्र किसने बनाए थे? विलियम सिम्पसन, 1867 में। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? इसका उत्तर है अलीवर्दी खान। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मुर्शिद कुली खान के बाद कौन बना था बंगाल का नवाब? अलीवर्दी खान। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। तो सीक्वेंस में याद रखना है, पहले मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला। अगला टॉपिक है कन्फेडरेंसी गठबंधन। प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1756 में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में। स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1756 में। 1756 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। अगला, प्लासी के युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? इसमें किसकी विजय हुई थी और किसकी हार? इसका उत्तर है सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया। बाद में कलकत्ता का रुख किया। कोलकाता हाथ से निकलने पर मद्रास में तैनात अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना रवाना की। 1757 में क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की जीत। तो क्या क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या थे? इसमें किसकी विजय हुई थी और किसकी हार हुई थी?
तो सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। बाद में कलकत्ता का रुख किया। कलकत्ता हाथ से निकलने के बाद मद्रास में तैनात अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना रवाना की। 1757 में क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। प्लासी के युद्ध में कौन हार गया? सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्लासी का युद्ध 1756। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला की हार का कारण किसे माना जाता है? उत्तर, उनके सेनापति मीर जाफर को, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था? उनका सेनापति जाफर, मीर जाफर, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला प्रश्न, प्लासी की लड़ाई के समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है विलियम पिट। प्लासी की लड़ाई के समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन थे? विलियम पिट। तो विलियम पिट कौन थे? प्लासी की लड़ाई के समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लेडन हॉल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है लेडन हॉल स्ट्रीट यूके में है, ब्रिटेन में है, जहाँ अंग्रेजों की बैठकें होती थी। तो अंग्रेजों की बैठकें कहाँ होती थी? लेडन हॉल स्ट्रीट। भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत कौन सी थी? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली बड़ी जीत थी, मतलब बड़ी जीत थी, कौन सी थी? प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1765 में। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी। अगला प्रश्न है, मीर जाफर जब अंग्रेजों का विरोध करने लगा, उसकी जगह किसे नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर जब अंग्रेजों का विरोध करने लगा, उसकी जगह किसे नवाब बनाया गया? मीर कासिम को। अगला प्रश्न है, मीर कासिम जब परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराया। इसे बंगाल से बाहर किया गया और फिर किसे नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं कि मीर कासिम जब परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराया, इसे बंगाल से बाहर किया गया और फिर किसे नवाब बनाया गया? मीर जाफर को। अगला प्रश्न है, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद किसने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद किसने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेजिडेंट नियुक्त किए, जिनका कार्य, मतलब क्या कार्य था जिनका? उत्तर, रेजिडेंट का कार्य भारत में राजनीतिक और व्यावसायिक कार्य को देखना था। बक्सर का युद्ध 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रेजिडेंट नियुक्त किए, जिनका क्या कार्य था? उत्तर, रेजिडेंट का कार्य भारत में राजनीतिक और व्यावसायिक कार्य को देखना था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस संधि द्वारा रियासतें स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी? इसका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि के बाद रियासतें स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायक संधि के बाद रियासतें स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी। एक तो सहायक संधि आपको पता है किससे संबंधित है, ठीक है, और दूसरा है कि सहायक संधि के अंतर्गत सेना नहीं रख सकती थी रियासतें। अगला टॉपिक है टीपू सुल्तान। शेरे मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? शेरे मैसूर। अगला प्रश्न है, मैसूर किसके समय में शक्तिशाली हो चुका था? इसका उत्तर है हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय में। मैसूर किसके समय में शक्तिशाली हो चुका था? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय में। अगला प्रश्न है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार किसके नियंत्रण में था? मैसूर। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार किसके नियंत्रण में था? मैसूर। अगला प्रश्न है, मालाबार तट से कंपनी कौन कौन सी वस्तु खरीदती थी? तो काली मिर्च। इसका उत्तर है काली मिर्च और इलायची। मालाबार तट से कंपनी कौन कौन सी वस्तु खरीदती थी? काली मिर्च और इलायची।
अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान ने किस से संबंध स्थापित किए थे? इसका उत्तर है टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से संबंध स्थापित किए व सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान ने किससे संबंध स्थापित किए थे? तो उत्तर है कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से संबंध स्थापित किए थे, वो सेना का आधुनिकीकरण किया था। अगला प्रश्न है मैसूर व ब्रिटिश के बीच युद्ध में कंपनी ने कौन सी जंग जीती? इसका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की जंग। मैसूर व ब्रिटिश के बीच युद्ध में कंपनी ने कौन सी जंग जीती? तो इसका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की जंग। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान के मरने के बाद साम्राज्य किसके हाथों में चला गया? उत्तर वोडिया राजवंश के हाथों में। टीपू सुल्तान के मरने के बाद साम्राज्य किसके हाथों में चला गया? तो वोडियार राजवंश के हाथों में। अगला प्रश्न है अगला टॉपिक है मराठों से लड़ाई। कौन सी लड़ाई के बाद मराठों का दिल्ली से देश का शासन चलाने का सपना चूर चूर हो गया? तो इसका उत्तर है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद। कौन सी लड़ाई के बाद मराठों का दिल्ली से देश का शासन चलाने का सपना चूर चूर हो गया? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद। अगला प्रश्न है मराठा अंग्रेज युद्ध के बाद राज्यों की बागडोर किसके हाथों में थी? इसका उत्तर है राज्य की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले को दी। यह सारे पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत राज्यमंडल के सदस्य थे। मराठा अंग्रेज युद्ध के बाद राज्यों की बागडोर किसके हाथों में थी? तो इसका उत्तर है राज्य की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले को दी गई। यह सारे पेशवा मतलब सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत राज्यमंडल के सदस्य थे। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के प्रमुख मराठा योद्धा कौन थे? 18वीं शताब्दी में प्रमुख मराठा योद्धा कौन थे? इसके उत्तर है महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस। महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी में मराठा योद्धा थे। 18वीं शताब्दी में प्रमुख मराठा योद्धा कौन थे? इसका उत्तर है महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी में मराठा योद्धा। अगला प्रश्न है पहला अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1782 में। पहला अंग्रेज और मराठा युद्ध 1782 में। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध 1782 में। मराठा और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो मराठा और अंग्रेजों के बीच में संधि कौन सी हुई थी? इसका उत्तर है सालबाई की संधि, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। मराठा और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? सालबाई की संधि, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता। अगला प्रश्न है दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 1803 से 1805 में। नतीजा उड़ीसा यमुना के उत्तर में, आगरा दक्षिण अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब हुआ था? 1703 से 1705। नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा यमुना के उत्तर में, आगरा दिल्ली अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। और उसने तीन अंग्रेज मराठा युद्ध में क्या नतीजे निकले? तीनों जो अंग्रेज मराठा युद्ध में क्या नतीजे निकले? इसका उत्तर है मराठों को कुचला। ओके, मराठों को कुचला व पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में भेजा। अब विंध्य के दक्षिण का पूरा भाग कंपनी के नियंत्रण में आ गया। तीन अंग्रेजा मराठा युद्ध के क्या नतीजे निकले? इसका उत्तर है मराठों को उन्होंने कुचला व पेशवा को पुणे से हटाकर कहाँ पे? कानपुर के बिठूर में भेजा। अब विंध्य के दक्षिण का पूरा भाग यानी कि विंध्याचल के दक्षिण का पूरा भाग कंपनी के नियंत्रण में आ गया। अगला टॉपिक है सर्वोच्चता का दावा। प्रश्न है कित्तूर कर्नाटक पर अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया वहां की किस रानी ने हथियार उठाए? तो चेन्नम्मा। कित्तूर कर्नाटक पर अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया वहां की किस रानी ने हथियार उठाए? उसका उत्तर है चेन्नम्मा। तो कित्तूर कहाँ है? कर्नाटक में। अगर आपने कित्तूर के पास ही संगोली में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? वो था रायन्ना। कित्तूर के पास संगोली में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? रायन्ना।
अगला टॉपिक है विलय नीति। क्या टॉपिक है? विलय नीति। विलय नीति। अगला प्रश्न है विलय नीति की आखिरी लहर कब चली थी? इसका उत्तर है विलय नीति की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच चली थी। विलय नीति की आखिरी लहर कब चली थी? विलय नीति की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच चली। अगला प्रश्न है विलय नीति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उत्तर लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी किस में चली? 1848। लॉर्ड डलहौजी किस में? 1848। संबलपुर 1850, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर विद्रोह, झांसी 1854, झांसी 1854 के हाथों में आ गई थी। 1856 में अवध भी आया था। इसलिए कंपनी ने कहा कि कुशासन चल रहा है, हमारा कर्तव्य है, हम कर्तव्य से बंधे हैं। इससे लोगों में गुस्सा आया और कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 का विद्रोह। नए शासन की स्थापना। वाला टॉपिक है नए शासन की स्थापना। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय कंपनी ने किन 3 क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया? उत्तर न्याय क्षेत्र में, बंगाल, बम्बई और मद्रास में। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय कंपनी ने किन 3 क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किया? न्याय क्षेत्र में, बंगाल, बम्बई और मद्रास ने। न्याय क्षेत्र में, बंगाल, बम्बई और मद्रास ने। अगला प्रश्न है 1772 में नई न्याय व्यवस्था के अनुसार हर जिले में कितनी अदालतें होंगी? तो इसका उत्तर है 2, एक फौजदारी और दूसरी दीवानी। ये लोग यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। मौलवी हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। तो 1772 में नई न्याय व्यवस्था के अनुसार हर जिले में कितनी अदालतें होंगी? तो इसका उत्तर है 2, एक फौजदारी, दूसरी दीवानी। ये लोग यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी कौन था? हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। अगला प्रश्न है फौजदारी अदालत अभी भी किसके अंतर्गत थी? इसका उत्तर है काजी और मुफ्ती, जो कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत किन के अंतर्गत आती थी? इसका उत्तर काजी और मुफ्ती, जो कानूनों की व्याख्या करता था। अगला प्रश्न है काजी का क्या कार्य था? काजी जो है इसका उत्तर है न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। काजी क्या कार्य करता था? न्यायाधीश। मुफ्ती क्या कार्य करता था? इसका उत्तर है मुस्लिम समुदाय का न्यायविद। तो मुफ्ती क्या कार्य करता था? मुस्लिम समुदाय का वो न्यायविद था। अगला प्रश्न है 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके साथ साथ सदर अदालत व अपीलीय अदालत बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ कौन सी अदालतें बनाई गई थी? तो सदर अदालत व अपीलीय अदालत बनाई गई थी। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार की समाप्ति कब हुई थी? 1834 में। तो दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार की समाप्ति 1834 में हुई थी। अगला प्रश्न है दीवानी के कार्य क्या थे? इसका उत्तर है भू राजस्व वसूली करने का अधिकार। दीवानी के कार्य क्या थे? भू राजस्व की वसूली, भूमि से जो राजस्व मिलता था उसकी वसूली करते थे दीवानी। अगला प्रश्न है शेरे मैसूर किसे कहा जाता था? तो शेरे मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत को क्या कहा जाता था? सिपॉय। फौजदारी अदालत को क्या कहा जाता था? सिपॉय। सिपॉय किसे कहा जाता था? फौजदारी अदालत को। अगला प्रश्न है रानी चेन्नम्मा कहाँ से संबंधित थी? तो रानी चेन्नम्मा कित्तूर कर्नाटक से संबंधित थी। अगला लेसन 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अगला प्रश्न है 1765 में किस मुगल बादशाह ने बिहार उड़ीसा की दीवानी ग्रहण की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। 1765 में किस मुगल बादशाह ने बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण की थी? रॉबर्ट क्लाइव। बिहार और उड़ीसा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव।
अगला प्रश्न है, बंगाल में साप्ताहिक हाट क्या था? मुर्शिदाबाद। बंगाल में साप्ताहिक हाट क्या था? मुर्शिदाबाद। कौन सी जगह थी बंगाल में साप्ताहिक हाट? मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लगाया था? 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लगाया था 1793 में। अगला प्रश्न है, 1822 में किसने उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए नई व्यवस्था तैयार की थी? इसका उत्तर है होल्ड मैकेंजी। 1822 में किसने उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए नई व्यवस्था तैयार की थी? इसका उत्तर है होल्ड मैकेंजी। एक नई व्यवस्था, अगला टॉपिक है एक नई व्यवस्था। और क्वेश्चन है, राजस्व इकट्ठा करने उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इसे कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? उत्तर महालवाड़ी। राजस्व इकट्ठा करने उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया यानी कि मुख्य थे उनको सौंप दिया गया। इसे कौन सी व्याख्या कहा जाता है? व्यवस्था कहा जाता है महालवाड़ी। अगला टॉपिक है मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाली दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, वो कौन सी थी? रैयतवाड़ी। तो क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश के नियंत्रण वाली दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया, वो कौन सी थी? रैयतवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, रीड ने किसके साथ युद्ध जीतने के बाद कई जगह रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी? टिप्पू सुल्तान के साथ। तो कैप्टन रीड ने किसके साथ युद्ध जीतने के बाद कई जगह रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी? तो टिप्पू सुल्तान के साथ। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी मुनरो। यह व्यवस्था धीरे धीरे दक्षिण में फैली। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? मुनरो ने। यह व्यवस्था धीरे धीरे दक्षिण में फैली। अगला प्रश्न है, दक्षिण में सेल टाइप कलाकारी होती है, कलमकारी कहते थे, किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। दक्षिण में सेल टाइप कलाकारी, सेल मतलब पत्थर के ऊपर कलाकारी होती थी जिसे कलमकारी कहते थे, यह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। तो सेल टाइप कलाकारी कलमकारी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन जो है बनते हैं, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि कलमकारी कहाँ से संबंधित थी? कलाकारी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, दक्षिण में रैयतवाड़ी का श्रेय किसे जाता है? रीड और मुनरो। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी का श्रेय किसे जाता है? रीड और मुनरो। मुनरो कौन था? मद्रास का गवर्नर। मसी मुनरो, मसी मद्रास। मुनरो मद्रास का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, कलमकारी छापा शैल चित्रकला 20वीं शताब्दी में कहाँ से संबंधित है? कलमकारी छापा शैल चित्रकला 20वीं शताब्दी में कहाँ से संबंधित है? फिर इसका उत्तर है कलमकारी छापा 20वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कलमकारी छापा 20वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मॉरिस कॉटन 19वीं शताब्दी में कहाँ से संबंधित है? इसका उत्तर है इंग्लैंड में नीला रंग बनाया जाता था, सूती कपड़े बनाने में इसका उपयोग होता था। तो मॉरिस कॉटन 19वीं शताब्दी में कहाँ से संबंधित है? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड में नीला रंग बनाया जाता है उससे, और सूती कपड़े बनाने में भी उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, नील मुख्यतः कौन सी जगह पाया जाता है? इसका उत्तर है नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय पौधा है। तो नील कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय पौधा। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन कपड़ा उत्पादक भारत से नील लेते थे। 13वीं शताब्दी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन कपड़ा उत्पादक भारत से नील लेते थे। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों ने किस पौधे का उपयोग शुरू किया नील उत्पादन के लिए? तो इसका उत्तर है वोड नामक पौधे का उगाना शुरू किया। यह शीतोष्ण में उगाया जाता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। अगला टॉपिक है, भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी। क्वेश्चन है, नील की खेती के कौन से 2 प्रकार थे? इसका उत्तर है निज और रियायती। निज में भूमि का 25% और रियायती में भूमि का 75% लिया जाता था।
अगला प्रश्न है वैट यानी कि जिसे हौद भी कहते थे वो दूसरे हौद बिटर वाट किसका मिश्रण है? नील का। वैट मतलब हौद, वो दूसरे हौद जिसे बिटर वाट कहते थे किसका मिश्रण है? नील का। और अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह कब हुआ था? इसका उत्तर है मार्च 1859 तक बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार किया। जमींदारों और मुखिया ने भी नील बगान मालिकों का विरोध किया। अंग्रेजों को डर था कि 1857 के विद्रोह की तरह यह विद्रोह न हो, इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एशले ईडन ने नोटिस जारी किया और कहा कि रैयतों को अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। नील विद्रोह कब हुआ था? इसका उत्तर है मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार किया। जमींदार और मुखियाओं ने भी नील बगान मालिकों का विरोध किया। अंग्रेजों को डर था कि 1857 के विद्रोह की तरह यह विद्रोह न हो जाए, इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एशले ईडन ने नोटिस जारी किया और कहा कि रैयतों को अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अब महात्मा गांधी ने नील आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बिहार के चंपारण में 1917 में नील किसानों की दुर्दशा देखने के बाद आंदोलन शुरू किया गया था। तो नील आंदोलन बिहार के चंपारण में 1917 में। लेसन 4 आदिवासी दिक्कू व एक स्वर्ण युग की कल्पना। लेसन 4 आदिवासी दिक्कू व एक स्वर्ण युग की कल्पना। और अगला प्रश्न है 1895 में बिरसा आदमी को झारखंड में कहाँ देखा गया था? इसका उत्तर 1895 में बिरसा आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर में देखा गया। उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ थी। मानना था कि उसको दिक्कुओं यानी कि बाहरी लोगों की रक्षा के लिए भेजा गया है। मुंडा परिवार का जन्म जनजातीय समूह में हुआ था। बिरसा मुंडा इलाके में संथाल व ओरांव भी थे। अगला प्रश्न है डोंगरिया कंद कहाँ पर रहते थे? उड़ीसा में। तो डोंगरिया कंद कहाँ पर रहते हैं? उड़ीसा। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि डोंगरिया कंद कहाँ से संबंधित है, देखिए ऑप्शन आपको दे देगा। तो डोंगरिया कंद कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा। अगला टॉपिक है झूम खेती। झूम खेती में जो भी घास फूस बचती थी उसे आग लगा दी जाती थी। उस आग को क्या कहा जाता है, या उस राख को, यहाँ पे आना था, उस राख को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था पोटाश। झूम खेती में जो भी घास फूस बचती थी उसे आग लगा दी जाती थी। उस राख को क्या कहा जाता था? उत्तर पोटाश। अगला प्रश्न झूम खेती की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? उत्तर यह लोग खेत में बीज बोने के बजाय बीज को खेतों में बिखेर देते थे। घुमंतु किसान मुख्यतः पूर्वोत्तर व मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली एरिया में रहते थे। यह शिकारी और संग्राहक थे। झूम खेती की मुख्य विशेषता क्या थी? यह लोग खेत में बीज बोने के बजाय, मतलब बीज नहीं बोते थे, बीज को खेतों में बिखेर देते थे। घुमंतु किसान मुख्यतः पूर्वोत्तर व मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली एरिया में रहते थे। तो कहाँ रहते थे घुमंतु किसान? मुख्यतः पूर्वोत्तर व मध्य भारत के कहाँ पे? पर्वतीय व जंगली एरिया में रहते थे। यह शिकारी और संग्राहक थे। अगला प्रश्न, खोंड कहाँ के समुदाय थे? इसका उत्तर है उड़ीसा के प्रमुख थे। खोंड कहाँ से बनते? उड़ीसा से। इस तरह के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे और मिले शिकार को आपस में बांटते थे। खाना बनाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। तो खोंड कहाँ से बनते थे? उड़ीसा से। इस तरह के लोग टोलियां बनाकर शिकार करते थे और मिले शिकार को आपस में बांटते थे। खाना बनाने के लिए साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है स्थानीय बुनकर चमड़ा कारीगर कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कौन से फूलों की ज़रूरत होती थी? उत्तर कुसुम व पलाश के फूल की ज़रूरत होती थी और वह खोंड से मांगते थे। तो क्या क्वेश्चन है स्थानीय बुनकर चमड़ा कारीगर कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कौन से फूलों की ज़रूरत उन्हें होती थी? इसका उत्तर है कुसुम व पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी और वो खोंड से मांगते थे।
अगला टॉपिक है मध्य भारत के बैगा समुदाय। अगला प्रश्न है बैगा समुदाय की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उत्तर, केवल जंगल की उपज पर जिंदा रहने को खुश थे। तो पॉइंट आपने नोट करना है कि बैगा जो है केवल जंगल की उपज पर जिंदा रहने को खुश थे और मजदूरी अपमान की बात मानते थे। कुछ जानवर पालते थे, बहुत से लोग आदिवासी जानवर पालते थे, वह चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह घास खत्म होने पर जाते थे। तो बैगा समुदाय की विशेषताएं, ठीक है, क्या थी? केवल जंगल की उपज पर जिंदा, मजदूरी अपमान की बात मानते थे, कुछ जानवर पालते थे, बहुत से लोग आदिवासी जानवर पालते थे, वह चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह घास खत्म होने पर जाते थे। अगला प्रश्न है पंजाब में पहाड़ों में रहते थे, वो कौन थे? वन गुज्जर। तो पंजाब के पहाड़ों में रहते थे वन गुज्जर। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के प्रमुख थे लबाड़िया, गाय भैंस पालते थे। तो लबाड़िया कहाँ से संबंधित थे? आंध्र प्रदेश। लबाड़ी आंध्र प्रदेश गाय भैंस पालते थे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में कौन रहते थे? गद्दी और गडरिया लोग। तो गद्दी और गडरिया लोग कहाँ पे रहते? कुल्लू हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में रहते थे बकरवाल। तो बकरवाल संबंधित है जम्मू कश्मीर। वेरियर एल्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका उत्तर है 1939 में बैगा और नोट्स ऑन दी खूंस। 1939 में बैगा और नोट्स ऑन दी खूंस पुस्तक किसने लिखी थी? वेरियर एल्विन। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़। मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन था? बेवड़। अगला प्रश्न है निसी जनजाति कहाँ से संबंधित है? उत्तर, निसी आदिवासी पूर्वोत्तर से संबंधित है। तो निसी जनजाति, इसका उत्तर है निसी आदिवासी पूर्वोत्तर से संबंधित है। अगला प्रश्न है भील कहाँ से संबंधित है? उत्तर, गुजरात व मध्य प्रदेश से। तो भील संबंधित है गुजरात व मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है झरिया कोयला कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे? झारखंड में। अगला प्रश्न है रानीगंज कोयला खदान कहाँ पे? यह है पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयला खदान पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कोल आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? 1831-1832 में। बुद्धू, मद्रा और जोयस के प्रमुख नेता थे। तो कोल विद्रोह 1831-1832 में किसके नेतृत्व में हुआ था? कोल विद्रोह बुद्धू, मदरा, जोया। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में। सिद्धू कानू, संथाल विद्रोह किसने शुरू किया था? 1855 में सिद्धू कानू, चांद, भैरव, मतलब 4 भाई थे ये और 2 बहनें इसमें शामिल थी। तो सिद्धू कानू, चांद और भैरव, संथाल विद्रोह 1855। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1910 में। 1910 में छत्तीसगढ़ में ध्रुव राव मारिया के नेतृत्व में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में छत्तीसगढ़ में ध्रुव राव मारिया के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है बरली विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो इसका उत्तर है 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ था। तो बरली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है बुद्धू, मदरा और जोखा किस आंदोलन के नेता थे? कोल। बुद्धू, मदरा और जोखा किस आंदोलन के नेता थे? कोल आंदोलन के नेता। बुद्धू, मदरा और जोखा कोल आंदोलन से संबंधित है। सिद्धू कानू किस आंदोलन से संबंधित है? संथाल विद्रोह। सिद्धू कानू संथाल विद्रोह। दिक्कू किन्हें कहते थे? बाहरी लोगों को। ध्रुव राव मारिया किस आंदोलन से संबंधित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर विद्रोह से। ध्रुव राव मारिया किस आंदोलन से संबंधित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर विद्रोह से। छत्तीसगढ़ के बस्तर विद्रोह से संबंधित ध्रुव राव मारिया। बेवड़ किसे कहते हैं? उत्तर मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल। तो बेवड़ किसे कहते हैं? बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए या झूम खेती के लिए इस्तेमाल होता है बेवड़ शब्द। अगला प्रश्न है वारली विद्रोह कहाँ पे हुआ था? इसका उत्तर है 1945 में महाराष्ट्र में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा ये किया गया था। वारली विद्रोह 1945 में महाराष्ट्र में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है लबाड़िया आदिवासी कहाँ से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश से। लबाड़ी आदिवासी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश।
वोड नामक पौधे का प्रयोग किसके लिए इस्तेमाल होता था? इसका उत्तर है नील की खेती के लिए। वोड नामक पौधा का इस्तेमाल होता था नील की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, निज नामक नील व्यवस्था थी। उत्तर 25% भूमि का उपयोग। निज नामक नील व्यवस्था में भूमि का कितना परसेंट भूमि पर मतलब नील का उत्पादन होता था? 25% भूमि पर। रियायती व्यवस्था थी। इसका उत्तर है 75% भूमि का उपयोग नील उत्पादन के लिए होता था। रियायती व्यवस्था निज में 25% और रियायती में 75%। आंध्र प्रदेश से संबंधित कलाकार थी। कलाकारी कौन थी? कलमकारी। आंध्र प्रदेश से संबंधित कलाकारी कौन थी? कलमकारी। रीड व टीपू सुल्तान ने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? रीड व टीपू सुल्तान ने। सो आज हो गए 1100 क्वेश्चन कंप्लीट। एनसीईआरटी बेस्ड, फुल ऑफ डिस्क्रिप्शन इसकी है। जितने भी क्वेश्चन की देख सकता था, जो भी जरूरी पॉइंट है वो सारे इसमें जोड़े गए हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब तो बनता है। और इसी तरीके की जो सीरीज चली हुई है ये मैं +2 तक कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो फुल ऑन सपोर्ट करिएगा। और इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप ज़िंदगी में नई नई ऊंचाइयाँ छुओ, यही मेरी कामना है। और जितनी भी मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है मैं हर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आपका दिन मंगलमय। गुड बाय।